ईरान। सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो सालों से सख्त पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो असल मुद्दा यही है ना, कि एक तरफ अमेरिका और उसके ताकतवर सहयोगी देश हैं और दूसरी तरफ ईरान। आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो न सिर्फ टिका हुआ है बल्कि पलटकर जवाब भी दे रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, ईरान ने अमेरिका का सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगा F-35 ड्रोन हवा में ही मार गिराया। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये दुनिया के लिए एक खुला सिग्नल था कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान की इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के तरकश में मौजूद तीरों की, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी और उसके वो दोस्त जो उसे ये टेक्नोलॉजी मुहैया कराते हैं। अब ईरान की फौजी बनावट देखिए, ये कमाल की है। ये किसी एक सेंटर से कंट्रोल नहीं होती, इसे मोज़ेक कमांड कहा जाता है। मतलब पूरी सेना को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया गया है और हर यूनिट अपने फैसले खुद ले सकती है। इसका फायदा यह है कि अगर दुश्मन किसी एक बड़े कमांडर को मार भी दे तो बाकी 30 यूनिट्स पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना हमला जारी रख सकती हैं। ये एक बहुत ही लचीली और खतरनाक संरचना है। और हाँ, टेक्नोलॉजी के इस खेल में ईरान अकेला नहीं है। रूस उसे वही हीट सीकिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है जिससे उसने अमेरिकन ड्रोन को गिराया था। इतना ही नहीं, रूस और चीन दोनों ही ईरान को सटीक सैटेलाइट डेटा देते हैं जिससे ईरान के निशाने अचूक हो जाते हैं। तो ये दोस्ती सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये जानकारी की भी है, जो आज के ज़माने में सबसे बड़ी ताकत है। टेक्नोलॉजी और दोस्तों के बाद अब आते हैं ईरान के उन 2 सबसे बड़े हथियारों पर जो उसे कुदरत ने दिए हैं, उसकी ज़मीन और समंदर पर उसकी मजबूत पकड़। ईरान की ज़मीन ही आप कह सकते हैं उसका सबसे बड़ा किला है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ज़ागरोस पहाड़ हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। किसी भी बाहरी फौज के लिए यहाँ घुसना और टिके रहना एक बुरे सपने जैसा है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान पर ज़मीनी हमला करना एक दूसरा अफगानिस्तान बनाने जैसा होगा, एक ऐसी जंग जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। ज़मीन के बाद अब आते हैं पानी पर। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये नाम याद रखिए। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं एक दुखती रग है। ये इतना संकरा रास्ता है कि ईरान जब चाहे इस पर ताला लगा सकता है। और ज़रा इन आंकड़ों पर नज़र डालिए, ये आपको बताएंगे कि ये रास्ता कितना ज़रूरी है। दुनिया का करीब 20 से 25% तेल यहीं से गुजरता है। भारत अपनी ज़रूरत का 60% और चीन 80% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। मतलब साफ है, अगर हॉर्मुज़ बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। देखिए, ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका जैसी सुपर पावर से नहीं जीत सकता। तो वो क्या करता है, वो सीधी टक्कर लेता ही नहीं, वो ऐसे तरीके अपनाता है जिससे बड़े से बड़ा दुश्मन भी परेशान हो जाए। इसी को कहते हैं असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। समुद्र में ईरान की चालें बड़ी दिलचस्प हैं। पहली, वो एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला कर सकता है जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम का दम घुट जाए। दूसरी, उसकी मच्छर सेना, यानी छोटी तेज रफ्तार वाली नावें। और तीसरी, जो शायद सबसे असरदार चाल है, वो है प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल। मतलब वो यमन के हूती विद्रोहियों जैसे गुटों को हथियार और पैसा देता है और उनके जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाता है। अब ये मच्छर सेना काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। दर्जनों छोटी छोटी नावें एक बड़े से जहाज को चारों तरफ से घेर लेती हैं, एक साथ अपनी मिसाइलें दागती हैं और मिसाइल टकराने से ठीक पहले नाविक नाव से समंदर में कूद जाते हैं। नतीजा, कम खर्च में एक बड़ा जहाज आग के गोले में बदल जाता है और समुद्री रास्ता बंद हो जाता है। तो अब आप पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है बाब अल मंदेब जो लाल सागर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ ईरान अपने हूती प्रॉक्सी के जरिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर ये दोनों रास्ते एक साथ बंद हो जाएं तो सोचिए क्या होगा। एशिया और यूरोप के बीच का 40% व्यापार ठप हो सकता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं ईरान के उस हथियार की जो इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक है।
ना मिसाइल, ना ड्रोन, ना प्रॉक्सी। ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई विदेश एक दिन भी नहीं चल सकता। तो क्या हो सकता है ये हथियार? कोई सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम या कोई बड़ा साइबर हमला? नहीं, असल जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला और सीधा है। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार है पीने का पानी। आप देखिए, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब अमीर देश हैं, लेकिन एक चीज की इनमें भारी कमी है, पानी। तो ये क्या करते हैं? ये समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाते हैं। सऊदी अरब में ही ऐसे 20 बड़े बड़े प्लांट हैं। अब ईरान को करना क्या है? उसे बस इन प्लांट्स पर कुछ मिसाइलें दागनी हैं। नतीजा ये होगा कि इन देशों में करोड़ों लोगों के लिए पीने का पानी खत्म हो जाएगा। एक ऐसा मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा जिसके सामने इन देशों को अमेरिका पर दबाव बनाना ही पड़ेगा कि वो पीछे हटे। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, टेक्नोलॉजी, भूगोल, प्रॉक्सी और पानी, तो एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम ग्लोबल स्टैंड ऑफ या एक वैश्विक गतिरोध कह सकते हैं। ये शतरंज का एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी पक्ष एक चाल चलने से पहले 1000 बार सोचता है। और ये हालात हमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की याद दिलाते हैं, है ना? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने वहां 20 साल लड़ाई लड़ी, खरबों डॉलर पानी की तरह बहाए, और आखिर में हुआ क्या? तालिबान वापस सत्ता में आ गया। ईरान ये बात जानता है, और अब पूरी दुनिया भी ये जानती है कि सीधी सैन्य कार्रवाई का नतीजा क्या हो सकता है, कोई नहीं कह सकता। तो संक्षेप में कहें तो ईरान ने टेक्नोलॉजी, भूगोल, प्रॉक्सी वॉर और पानी के हथियार को मिलाकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। ये एक ऐसी शय और मात की स्थिति है जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आता। ये शतरंज की एक ऐसी बिसात है जिस पर सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। ईरान ने खुद को एक ऐसा खिलाड़ी बना लिया है जिसे आप पसंद करें या न करें, लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खतरनाक खेल में अगला कदम क्या होगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा।